Hello, dear students. Welcome to Guidely, and my name is Raki. I welcome you all to Guidely. This is the session for those who were very worried that, ma'am, how to write the answers of comprehension. तो एक ये डाउट बना हुआ है कि ना कॉम्प्रीहेंशन ठीक है हम लोगों को लाइक समझ में आ गया, लेकिन जब उसके आंसर्स बनाएंगे तो उसके आंसर्स को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, राइट? सो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू दैट हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम बाय राइटिंग द बेस्ट आंसर्स। क्योंकि आप सबको पता है लाइक बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई एआई इवैल्यूएशन होगा। जब एआई इवैल्यूएट करता है तो क्लियरली वो कुछ ना कुछ फिक्स फॉर्मेट्स पे काम करता है, क्योंकि फॉर्मेट आपका फिक्स्ड है तो ये बात क्लियर है कि हमें बड़े आराम से कुछ ही चीजों को फॉलो करना है और अच्छे नंबर हम लोगों को यहाँ पर अपने ऑब्टेन करने हैं। सो एआई की कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे फॉर्मेट अगर सही है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया है, जो चीज नीडेड थी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी लैंग्वेज में अगर फ्लो है, परफेक्ट फ्लो है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स, सम मेजर्स दैट एआई वर्क्स ऑन। तो हम लोगों को यही करना है। इस सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ रेडी टू यूज फ्रेजेस, रेडी to use phrases, and guys believe me, just use these phrases and you are going to write your comprehensions answers amazingly without any trouble. Okay, तो क्या सब लोग स्टार्ट हैं? यस, रेडी हैं सब लोग? चलो तो शुरू करते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट वन हियर। सो even if you understand the passage but you are unable to express your answers, it means you are going to get poor marks. That we definitely don't want, right? Examiners check if you can explain ideas clearly, formally or concisely. अगर आप इतना काम कर सकते हो तो high scores come when your answer reflects both understanding and polished languages. ये लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हो तो ये जरूरी होगा कि आपका जो आंसर है ना वो उस चीज को भी शो करे जो आपने पूछी है। अलोंग विद दैट ये भी शो करे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लैंग्वेज को लेके जो क्लैरिटी है ना वो बहुत ही सुपर्ब है। इन चीजों को जब हमें करना होगा तो हमें कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले ग्रामर यहाँ पर बेटा बहुत जरूरी है। सी, टू मेक द सेंटेंसेस बेटा यू शुड नो हाउ टू स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसे ग्रामर के टॉपिक्स, टेंस जैसे टॉपिक्स को प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। छोटी मोटी जो एरर्स हैं वो बड़े बड़े नंबर का आपको लॉस करा देंगी, इसलिए प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग दीज सिली मिस्टेक्स। ओके, before moving ahead, I would like to know you that if you are struggling with your IBPS PO descriptive writing preparation, then kindly use this amazing thing, which is absolutely as similar as your exam is going to be. So, master the descriptive paper with Guidely's new AI-driven feedback system. It is going to give you the feedback as similar as your real examination. So, 20 sets of essay writing, 20 sets of comprehension, 6 months की validity, सैम्पल पीडीएफ्स आर अवेलेबल, वेबसाइट पर अवेलेबल है। और देखो कितना सस्ते में मिल रहा है, जस्ट ओनली इन 149, सो ग्रैब इट टुडे। Okay, so these are some parameters that AI uses to evaluate, not only AI but also if there is any kind of evaluator who is going to give you the marks. These are the 5 things that we use to check any descriptive. First is relevancy. See, अगर content relevant ही नहीं है तो उसका कोई point ही नहीं है भाई, है ना? मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको अगर AI के ऊपर ऐसे लिखना है, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे लिखना है, but you write the essay on women empowerment, does that make any sense? अगर आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज आपस में रेलेवेंट नहीं है, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने चाहिए। कंप्लीटनेस, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपने अधूरा छोड़ दिया तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दोनों को आपको पूरा लिख कर आना है। जरूरी ये नहीं है कि आपने कितना शानदार लिखा है, जरूरी ये है कि आपने कितना रेलेवेंट और कितना पूछा गया है उतना लिखा है कि नहीं लिखा है। देन वी हैव कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब होता है कि जितना पूछा है उतना बताओ। 30 से 60 वर्ड, 60 तो थोड़े ज्यादा ही हैं। रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, जो पूछा है वो काम की बात आनी चाहिए और ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। जितना पूछे बताइए। रेडी टू यूज आपको मैं अभी देने वाली हूँ फ्रेजेस, वो आपको करेंगे बहुत ज्यादा हेल्प। टोन को एकदम फॉर्मल रखिए, कोई भी शॉर्टकट, कोई भी लाइक एब्रीविएशन का यूज आप लोगों को करना अलाउड नहीं है। अननेसेसरी एग्जाम्पल्स देना आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी काम यहाँ पे नहीं करोगे।
क्लियर है? और एक बात ध्यान रखोगे आप कि जब भी आपको जैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसका आंसर वैसे ही बनाना है। इस बात के लिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। सो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट में मतलब व्हेन वाज दिस पॉलिसी अनाउंस, व्हाट डिड दे से, वेयर, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा इस तरीके से जहां पर आपको पैराग्राफ में उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। आप सिंपली इसका आंसर बनाओगे, उसी सेंटेंस को पैराफ्रेज कर दोगे और जो भी आंसर है उसे आप ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन है व्हेन वाज दिस पॉलिसी बीन अनाउंस्ड, आंसर सिंपल बनेगा दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन दिस ईयर बाय दिस पर्सन, जो भी था बस इतना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए नाम ढूंढो, डेट्स ढूंढो, नंबर ढूंढो। According to the passage clearly states that, as mentioned in the passage, this policy is announced or was launched or was announced this. तो ये वो स्टार्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन के साथ ऐड होके इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा फॉर्मल बना देंगे एंड दैट इज व्हाट योर क्वाइट पर्पस इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप, दैट इज फॉर द इन्फेरेंस। अगर ऐसे सवाल हैं जहां पर आपको इन्फेरेंस ढूंढ के निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा भाई तरीका है, आप ढूंढो रीजन और कॉजेस कहां पर हैं, रीजन और कॉजेस कहां पर हैं, और आंसर को बनाने के लिए आपको एक से दो सपोर्टिंग फ्रेजेस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कैसे आंसर करोगे, इन्फेरेंस को स्टेट करोगे और फिर उसके कुछ ना कुछ सपोर्टिंग क्लूज आप दे दोगे, जैसे कि the passage implies that the policy couldn't work because ये थे इसके measures, right? It can be inferred that the policy couldn't work because of this and that. From the given information, it is clear that the policy that and that. This suggests that like this. So ये वो ready to use phrases हैं जिनका use करके आप कोई भी inference वाला question का answer बना सकते हो। If there is a question of what is the main idea of the passage, what is the gist of this paragraph, तो ऐसे केस में आंसर में आपको क्या ढूंढना होगा, आंसर आपको पूरा का पूरा पढ़ने के बाद मिलेगा। अगर ये किसी भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपसे पूछ रहा है तो अब आपको उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाके क्या करना है, उसको पढ़ना है। इस केस में आप लोगों को क्या करना है, आंसर को लगाने के लिए रीड फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, मतलब टॉपिक सेंटेंस और उसके साथ में उसकी जो भी यहाँ पे जैसे डिटेल है। सपोज आपको ये बोलना है कि भाई इसका मेन आइडिया ये है कि ये पैसेज बात कर रहा है कि वुमेन को कैसे सेफ प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। The main idea is that how can we like that, or there are some more ways. The central idea of the passage is that the main theme revolves around women empowerment. The author mainly discusses the ways how can we like that. Sorry, then let's talk about the summarizing type of question. समरी वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको हर एक पैराग्राफ का जस्ट निकालना होगा, क्योंकि जब भी आप पैसेज के आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ, राइट? सो ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे दैट इन समरी द पैसेज हाइलाइट्स दैट द जेंडर वेज गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या जो भी आपसे क्वेश्चन बेटा उसने बोला था। या पर टू सम अप द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट इन शॉर्ट द पैसेज फोकसेस ऑन लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है। बीच में शायद माइक काफी देर के लिए बंद हो गया था, बट आई होप आपको बोर्ड पे सब कुछ विजिबल। अगर आपको कभी भी टोन वाला सेंटेंस पूछे, ऑथर का पर्पस पूछे या ऑथर का आपसे एटीट्यूड पूछे, ऐसी कंडीशन में बेटा आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा अपने सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जिससे आपको टोन का पता चले। सपोज आपके पैसेज में बार बार वर्ड आ रहा है, इट इज सो क्रिटिकल, इट इज सो सीवियर, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हम अपनी जनरेशन के लिए पानी नहीं बचा पाएंगे, बिजली नहीं बचा पाएंगे, पेड़ नहीं बचा पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बचा पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो टोन है वो अलार्मिंग है।
वो थ्रेट कर रहा है या वो हमें वार्न कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टोन इज हियर, लाइक ऑथर ने कैसे एटीट्यूड में या कैसे टोन में इसको लिखा है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सिंपली द ऑथर्स टोन इज sarcastic as shown by ये वाली लाइन, the passage conveys a pessimistic attitude which is reflected in falana line. The purpose of the passage is to highlight the importance of this line and understand this vocabulary in context. अगर आपसे कभी ये पूछे कि in this paragraph what is the synonym of this word, in this passage how they use the word this, in that case आपको क्या करना है, आपको simply उस लाइन को पढ़ना है, उस लाइन के हिसाब से आपको लिखना है in this context the word X means this. Here the word refers to this. The passage uses the word to suggest like. तो अगर आपको यही 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इन ऑल दीज 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी है अपने आंसर्स को प्रॉपर तरीके से एकदम फिट करके। ठीक है, चलो क्या चीजें नहीं करनी है प्लीज उनको जानो। सबसे पहला इन्फरेंस वाले क्वेश्चन में आप कोई भी फैक्ट नहीं इंक्लूड करोगे, आपको वहां पर फैक्ट को ढूंढना नहीं है, आंसर में जो पैसेज में जो गिवन है उसी को आपको बनाना है। मेन आइडिया और समरी में आप कभी भी सिंगल डिटेल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि जब आप मेन आइडिया बताओगे तो बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट करने के बाद बताओगे, इसलिए मेन आइडिया बताते वक्त समरी बताते वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप हर एक पैराग्राफ का जिस्ट निकालो, 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करो एंड देन गिव द मेन आइडिया। टोन वाले क्वेश्चंस के लिए एक वर्ड काफी नहीं है, हर एक पैराग्राफ से ट्राई करो ये एक्सट्रैक्ट करने का in what way it is being taught. If you get okay, the first paragraph is very positive, but the second is very negative, and the conclusion is the mixing. It means it is totally argumentative kind of, right? अगर like बहुत ही ज्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा बोला है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, then it is optimistic. नेगेटिव है तो फिर ये हमारा पेसिमिस्टिक। अगर आपके पास में वोकैब वाले सवाल हैं तो कभी भी डिक्शनरी का यूज मत करिए कि इस वर्ड का मतलब तो ये होता है, नहीं, उस वर्ड का जो मतलब उस पैसेज के उस पर्टिकुलर लाइन में है आपको वो मीनिंग देना है, बिकॉज उसके हिसाब पे क्वेश्चन बनेगा, ना कि आपको उस वर्ड के लिटरल मीनिंग पर जाना। जब भी आपसे रेफरेंस वाले सवाल पूछे जाएं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेफरेंस में हमेशा आपको नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल का पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड जेंडर वेयर इट इज रेलेवेंट। तो रेफरेंस वाले केसेस में हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर जो जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है वो हमेशा काम करेगा। एक बार फटाफट से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को करते हैं रिकैप। तो हमने अभी क्या जाना, हमने जाना अगर फैक्ट और डिटेल वाले क्वेश्चन है तो हमें सीधे पैसेज में जाना है, उस लाइन को पढ़ना है, उस लाइन को पैराफ्रेज करके आंसर बनाना है। सेकंड, अगर हमसे इन्फरेंस वाला क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा हम लोगों को उसके बारे में सोचना है दैट हाउ या व्हाई आंसर निकालेंगे। हमेशा आंसर आपको ऐसा आंसर कभी लाइक स्ट्रेट मिले कोई जरूरी नहीं है, आपको बनाना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन इज देयर। टोन वाले सवाल को बनाने के लिए आपको हमेशा वर्ड्स को पिक करना है हर एक पैराग्राफ से, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन से आइडिया लेते हुए आपको अपना फाइनल टोन देना है। ये भी पॉसिबल है कि टोन एक से ज्यादा बैठ जाए। वो क्या वाले क्वेश्चन के लिए आपको कभी भी पूरे के पूरे पैराग्राफ लाइक उस वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग में नहीं जाना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग दिस वर्ड, और जब कॉन्टेक्स्ट है तो वहां पर क्लियर है कि आपको उसी लाइन उसी पैसेज के हिसाब से मीनिंग देना पड़ेगा जो वहां पे बन रहा है। रेफरेंस वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा नंबर और जेंडर को क्लियरली चेक करिएगा। डन सो फार, क्लियर, एकदम इजी है, बढ़िया एकदम। आप सबको पता है आपके लिए गाइडली की 11th एनिवर्सरी पर आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव का पूरा कॉम्बो इन 499। If you use 10%, if you use DESC code, you are going to get 10% extra off on it. इसमें क्या क्या है, इसमें है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जिसमें आप बिल्कुल लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम वाली, और इसमें है आपके लिए वीडियो कोर्स जिसमें आपको मिलेगी ये सारी के सारी क्लासेस डिटेल में। तो ये जो आज मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है इस कोर्स में ये ही चीज विद एग्जाम्पल्स है, विद आरसीज है, जिससे आपको मिलती है बहुत बड़ी हेल्प। तो अलॉन्ग विद द रूल्स आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम देयर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बहुत ही कायदे से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, स्लो पेस पे चीजों को सीखना चाहते हैं, तो वहां पर उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास में है।
सो वो सारे एफर्ट्स इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकें. So thank you very much everyone. I'll see you all in the next class. Till that time, bye bye, take care and prepare well. Take care.